चलिए मित्रों, देर न करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपनी दोनों आंखें खोली, उनके आंख खोलते ही त्रिकाल पुट्टी के आसपास चक्कर लगा रही हवा शांत हो गई। वह काली धुंध भी गायब हो चुकी थी। त्रिकाल पुट्टी ने अपने कदम एक बार फिर कोल्हू के उस लठ की तरफ बढ़ा दिए। लठ के पास पहुंचकर त्रिकाल पुट्टी ने अपना कोड़ा हवा में लहराते हुए जोर से उस कोल्हू के लठ के ऊपर दे मारा। जिस जगह कोड़े की मार उस लठ के ऊपर पड़ी थी, वहां उस लठ से पिसी हुई गीली चावल की पिठार के बदले खून रिसने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने लगातार और 3 बार उस कोल्हू के लठ के ऊपर कोड़े बरसाए। लठ के ऊपर उन जगह से खून रिसने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सामने आ, नहीं तो इसी कोड़े से तेरी छलनी कर दूंगा। उधर गांव वालों की भीड़ में बैठी मोहन की दोनों ही बेटियां निशा और आरती अपने सर चारों तरफ घुमाने लगी। सारे गांव वालों की नजरें तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी के ऊपर जमी हुई थी। निशा और आरती गांव वालों की भीड़ में अपनी माता और पिता मनोहर के आगे बैठी हुई थी। अचानक से अपनी दोनों बेटियों को सर नचाता देख उनके पिता ने पीछे से कहा, आरती बेटी, आरती क्या हुआ, तू ऐसे क्यों कर रही है? उनकी दोनों ही बेटियां जोर जोर से सर हिलाते हुए हाउ हाउ उनकी आवाज दबी हुई आ रही थी। उधर जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपने सिद्ध किए हुए कोड़े से उस कोल्हू के लठ के ऊपर 5वां प्रहार किया ही था कि अचानक से मनोहर की दोनों ही बेटियां अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन दोनों के ही पैर जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में लटक रहे थे। त्रिकाल पुट्टी एक बार और जैसे ही अपने सिद्ध किए हुए कोड़े से उस कोल्हू के लठ के ऊपर प्रहार करता कि उससे पहले ही वे दोनों बहनें हवा में उड़ते हुए जाकर उस लठ के ऊपर जाकर पैर के बल बैठ गई। उनके दोनों पैर लठ के ऊपर और दोनों हाथ जमीन के ऊपर पड़े हुए थे। दोनों ही बहनें अपना सर घुमाते हुए हु हाउ हाउ का आवाज निकाल रही थी। अचानक से त्रिकाल पुट्टी जोर से चिल्ला उठा, तो तू है, बता वो कुल्हाड़ी कहाँ रखी है? कुल्हाड़ी की बात त्रिकाल पुट्टी के मुंह से सुनकर वे दोनों ही बहनें अपना सर जोर जोर से घुमाने लगी। अब उनकी आवाज और तेज होती जा रही थी। त्रिकाल पुट्टी एक बार फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बता और कौन है तेरे साथ, किन के इशारे पर तू नाच रही है? ये बोलकर जैसे ही त्रिकाल पुट्टी ने अपना सिद्ध किया हुआ कोड़ा हवा में लहराया ही था कि अचानक से सपना भी हवा में उड़ते हुए उस लठ के ऊपर आकर बैठ गई। लठ के ऊपर बैठते ही वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी। यह दृश्य देखकर गांव वालों की हालत खराब हो चुकी थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। सभी के सभी उन तीनों को देखकर काफी डरे हुए थे। उन तीनों की हंसी की आवाज पूरे बैजापुर गांव में गूंजने लगी थी। अचानक से उन तीनों की हंसी की आवाज सुनकर उस गांव के आसपास के जंगलों के सारे चमगादड़ और उल्लुओं ने एक साथ जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर दिया। त्रिकाल पुट्टी ने पूरे बैजापुर गांव को चारों तरफ से अपने सिद्ध किए गए मंत्रों से बांधे हुए था, लेकिन उनकी आवाज अब त्रिकाल पुट्टी के कानों तक पहुंच रही थी। एक तरफ सारे उल्लुओं की चीखों की आवाज और दूसरी तरफ उन तीनों लड़कियों के हंसने की आवाज पूरे गांव वालों के जहन में सिरहन पैदा कर रही थी। त्रिकाल पुट्टी ने अपने कमंडल से सिद्ध किया हुआ जल अपने हाथ में उड़ेलते हुए उस लठ के ऊपर बैठे हुए उन तीनों लड़कियों के ऊपर फेंका। सिद्धि जल फेंकते ही उस लठ के चारों तरफ एक गोल घेरे में आग लग गई। आग लगते ही उल्लुओं की आवाज आनी बंद हो गई और उन तीनों की हंसी भी एकाएक बंद हो गई। एक बार फिर त्रिकाल पुट्टी ने जोर से उन तीनों से कहा, बता कहाँ है वो कुल्हाड़ी? त्रिकाल पुट्टी की बात सुनकर दोनों बहनें उस लठ के ऊपर खड़ी हो गईं और अपने पीछे से कुल्हाड़ी निकालकर त्रिकाल पुट्टी के सामने फेंक दी। त्रिकाल पुट्टी ने तुरंत ही अपना कमंडल
और सिद्धि किया हुआ कोड़ा नीचे रखकर उन दोनों कुल्हाड़ी को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे त्रिकाल पुट्टी ने वह कुल्हाड़ी अपने हाथ में उठाई, वैसे ही उस लठ के चारों ओर जल रही अग्नि की लौ धीमी होने लगी। कुछ पल के लिए त्रिकाल पुट्टी ने अपने दोनों आंखें बंद करके उस कुल्हाड़ी के अतीत के बारे में स्मरण करने लगा। जैसे ही कुछ देर बाद त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही त्रिकाल पुट्टी ने अपनी जगह से छलांग लगाई और उस अग्नि के घेरे में कूद गया। उसने अपने दोनों हाथ में कुल्हाड़ी लहराते हुए एक ही झटके में उस कोल्हू के लठ को दो जगहों से काटकर 3 टुकड़ों में अलग कर दिया। वे तीनों लड़कियां उन तीनों कटे हुए कोल्हू के लठ के ऊपर ही खड़ी थी। एक बार फिर त्रिकाल पुट्टी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, काल केतु, अभी के अभी मेरे सामने आ, नहीं तो तीनों को जलाकर भस्म कर दूंगा। त्रिकाल पुट्टी की यह बात सुनकर तुरंत ही एक काली परछाई उस लठ के चारों ओर जल रही अग्नि के इर्द गिर्द मंडराने लगी और उस काली परछाई को देखने की कोशिश करने लगा। त्रिकाल पुट्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक आंखें बंद करने के बाद जैसे उसने अपनी आंखें खोली, वैसे ही वे तीनों लड़कियां उस लठ के ऊपर से छलांग लगाकर उस अग्नि के घेरे के बाहर निकल गई। जैसे ही वो तीनों नीचे जमीन के ऊपर गिरी, वैसे ही वे तीनों कटे हुए कोल्हू के लठ तेजी से घूमने लगे। वे तीनों लठ घूमते घूमते हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते हुए उन तीनों लठों में से 2 लठ जंगल की ओर और एक लठ उस खंडहर की ओर जाने लगा। अगली सुबह पूरे गांव वाले उन तीनों लठ को ढूंढने के लिए निकले। काफी ढूंढने के बाद 2 लठ उसी जंगल से मिले जहां सपना और संध्या को वह कुल्हाड़ी मिली थी। वे दोनों ही लठ उसी पेड़ के अंदर जाकर धंसे हुए थे। काफी गौर से देखने के बाद पता चला कि उन दोनों पेड़ों के ऊपर एक में काल केतु और दूसरे पेड़ में काल पक्षी लिखा हुआ था। तीसरा लठ अभी भी मिलना बाकी था। काफी ढूंढने के बाद वो लठ का तीसरा टुकड़ा भी उसी खंडहर में मिला जहां काल केतु काल पक्षी के साथ रहा करता था। कुछ ही देर में त्रिकाल पुट्टी उन चारों बुजुर्गों के साथ उस खंडहर के पास पहुंच चुका था। त्रिकाल पुट्टी के कहने पर उस खंडहर के अंदर खुदाई शुरू हो गई। करीब 2 घंटे तक खुदाई होने के बाद वहां एक बड़ा सा लोहे की संदूक मिली। उस लोहे की संदूक में ताले जड़े हुए थे जो पूरी तरह से जंग को खा चुके थे। एक ही झटके में उस संदूक के ताले को तोड़ दिया गया। जब उस संदूक को खोला गया तो उनके अंदर से एक नरकंकाल और बहुत सारे उल्लुओं के अवशेष मिले। संदूक के कोने में एक कागज को मोड़कर फंसाया गया था। त्रिकाल पुट्टी ने उस कागज को वहां से निकाला और कागज को निकालकर खोलकर पढ़ने लगा। किसी लखन सिंह ने उस कागज में लिखा था, आज मैंने पूरे 111 उल्लुओं और 111 चमगादड़ों को बलि देकर तंत्र सिद्धि के बल से एक पक्षी का निर्माण किया है, जिसका आधा शरीर उल्लुओं की तरह और आधा शरीर चमगादड़ की तरह लग रहा है। जिन दोनों कुल्हाड़ियों से उन चमगादड़ों और उल्लुओं की बलि दी गई है, वो अब कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं। यह जिनके भी हाथ लगेगा वो काल पक्षी के गिरफ्त में हो जाएगा। उनकी मौत निश्चित है। इसलिए मैंने वो दोनों ही कुल्हाड़ी यहां से कुछ दूर जंगल में 2 पेड़ों के अंदर छिपा कर रख दी है। जिस दिन वह कुल्हाड़ी किन्हीं के हाथ लग गई, वो अगले अमावस को मारा जाएगा। तांत्रिक त्रिकाल पुट्टी ने उन बुजुर्ग से पूछा, यह लखन सिंह कौन है? लखन सिंह का नाम सुनकर संध्या के पिता हरिया घबराने लगा। लखन सिंह उनके ही पिता थे। अचानक से हरिया ने अपने दोनों ही हाथ अपने गर्दन के ऊपर रखकर जोर से दबाने लगा। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हरिया ऐसा क्यों कर रहा था। त्रिकाल पुट्टी ने जोर से हरिया से पूछा, बता क्या हुआ था उस रात? हरिया गिड़गिड़ाते हुआ बोलने लगा, उस रात
जब उनके पिता ने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, तो हरिया उस रात आकर लखन सिंह को मौत के घाट उतार दिया और उसी संदूक में डालकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। यह सारी चीजें छिपकर एक तांत्रिक काल केतु देख रहा था। उसने मुझे वशीभूत करके सारी सिद्धि की हुई शक्ति अर्जित कर ली। उसने काल पक्षी को भी अपने वश में कर लिया था। त्रिकाल पुट्टी ने फिर पूछा, तो काल केतु कहाँ है? अचानक से उस बुजुर्ग ने अपना रूप बदला और अपने काल केतु वाले रूप में आ गया। वह लठ जो वहां गड़ा हुआ था, वो लठ एक बार फिर निकलकर उस काल केतु के पेट के अंदर समा गया। अगली सुबह उस संदूक के अंदर सारी रखी चीजों को और साथ ही साथ काल केतु को अग्नि के हवाले कर दिया गया। उन दोनों ही पेड़ को भी उस जंगल में जाकर पूरी तरह से काट कर हटा दिया गया। मित्रों, ऐसी कथाएं सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। हमारे कथाओं को लाइक करके शेयर करके मित्रों हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपका रिस्पांस कथाओं पर बहुत कम आ रहा है। कृपया इन्हें लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।